मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं प्रोमीथियस। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी पृथ्वी, जहां कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या किसी भी तरह का लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं और हम एक एलियन को भी देखते हैं जो कि झरने के पास खड़ा है। ये एलियन दिखने में तो काफी हद तक इंसान जैसा है, लेकिन इसकी आंखें बड़ी बड़ी और इसकी स्किन ग्रे कलर की है। फिर हम उसके पास एक कटोरी देखते हैं जिसमें कुछ लिक्विड पदार्थ जैसा है और वो एलियन उस लिक्विड को पी लेता है। लिक्विड को पीते ही उसकी बॉडी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी के सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी झरने में गिर के पानी में घुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि पानी में उसके शरीर के सेल्स दोबारा बनने लगते हैं और एक नए डीएनए की रचना होती है। इनडायरेक्टली हमें ये दिखाया गया है कि यहीं से हम इंसानों के जीवन की शुरुआत हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है 2089 में, जहाँ इंसान ने खूब तरक्की कर ली है और हमें स्कॉटलैंड में एक टापू पर दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, एलिजाबेथ शॉ और डॉक्टर चार्ली। फिर ये दोनों दीवार पर एक चित्र देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक ही तारामंडल की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये देख के दोनों साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उस चित्र को देख के दोनों एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये चित्र आज से लगभग 30 से 35 हजार साल पुरानी होती है और बाकी कई देशों में भी इनकी टीम को बिल्कुल इसी तरह के चित्र देखने को मिले हैं। और उस वक्त के इंसानों के पास ना ही टेलीस्कोप था और ना ही किसी तरह की टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो धरती के अलावा किसी और ग्रह के बारे में जान सके। इन शॉर्ट उस समय तो आदि मानव रहते थे। मतलब ये जो चित्र दीवारों पर है ये कोई और विकसित सभ्यता थी। फिर डॉक्टर शॉ बोलती हैं कि इन्होंने ये चित्र शायद इसलिए बनाया था क्योंकि ये चाहते थे कि हम इन्हें ढूंढें। फिर हमें स्पेस में एक अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है और मूवी में जो ये सब सीन चल रहा है ये 2092 का वक्त है, यानी 2089 से 3 साल के बाद की कहानी, जहां ये सब 17 लोगों की एक टीम बना के उस तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं जो उन्होंने चित्र में देखा था, जहां ये 17 के 17 लोग एक क्रायोजेनिक स्लीप में होते हैं। ये लोग 28 महीने से क्रायोजेनिक स्लीप में हैं। इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ एक इंसान जगा हुआ है जिसका नाम है डेविड। दरअसल ये कोई इंसान नहीं है, ये एक हाईली एडवांस रोबोट है। पूरी मूवी में आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये एक रोबोट है क्योंकि इसका बोलना, इसकी हरकतें किसी इंसान से कम नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि 28 महीने के लंबे सफर के बाद वो उस ग्रह तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग धीरे धीरे स्लीपिंग चेंबर से उठ जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरेडिथ विकर्स है, जो इस प्रोजेक्ट की हेड है, जिसका काम है ये देखना कि सब अपना काम ठीक से करें। और उसके बाद हम एक बूढ़े इंसान के होलोग्राफिक वीडियो को देखते हैं जिसका नाम है पीटर वेलैंड। इसी आदमी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है और ये इन सब का बॉस होता है, पर ये अब मर चुका है और ये वीडियो इसने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। फिर डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली टीम के बाकी लोगों को समझाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर शॉ उन चित्र में छपे लोगों को इंजीनियर्स बुलाती है क्योंकि उन्होंने इंसानों को बनाया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना स्पेसशिप धीरे धीरे उस ग्रह की सतह की तरफ ले जाते हैं और वो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि उस ग्रह पर किसी भी तरह के जीवन के निशान नहीं है। वो ग्रह बिल्कुल वीरान है। फिर एकदम से चार्ली को एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे देख के वो बोलता है कि कुदरत सीधे लाइन में कभी कुछ नहीं बनाती और वो कैप्टन से शिप को उस स्ट्रक्चर के पास लैंड करने के लिए बोलता है। और जैसे ही शिप स्ट्रक्चर के पास लैंड होता है सभी लोग उस स्ट्रक्चर को देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो काफी खुश भी होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर सच में कुदरती नहीं होता। फिर चार्ली बोलता है कि मैं इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन शिप का कैप्टन बोलता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं तो तुम कल सुबह चले जाना। लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं, मुझे अभी वहाँ जाना है। और वो सभी साइंटिस्ट वहाँ जाने के लिए अपना सूट पहन के तैयार होने लगते हैं। वैसे तो इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी जैसा है, लेकिन यहाँ पर CO2 3% ज़्यादा है, जिससे कि बिना सूट के 2 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो जाएगी। फिर चार्ली डेविड से कहता है कि तुम क्यों सूट पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। चार्ली हमेशा डेविड से एक ताने वाले लहजे में बात करता है। फिर वो सब उस स्ट्रक्चर की तरफ चल पड़ते हैं और उसके अंदर पहुंचने के बाद वो अपना स्कैनर वहां छोड़ देते हैं ताकि वो पूरी गुफा को स्कैन करके उसका एक मैप बना ले और वो स्कैनर उस एरिया का मैप इमेज शिप में भेजते रहते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पे ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। धूप की वजह से वहां का मॉइस्चर नम होके पानी बन के गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देखता है कि अंदर का वातावरण एकदम पृथ्वी जैसा हो चुका है। चार्ली बोलता है कि यहाँ अंदर हम सांस ले सकते हैं और वो अपना हेलमेट उतारने लगता है। डॉक्टर शॉ चार्ली को अपना हेलमेट उतारने के लिए मना करती है और फिर चार्ली अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता
और एक एक करके सब अपना हेलमेट उतार देते हैं। फिर सब लोग थोड़ा आगे जाते हैं। तब डेविड, जो कि एक रोबोट है, उसे दीवार पर कुछ निशान मिलते हैं और उसे उस निशान में ग्लू जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलता है। अब डेविड उस निशान के हिसाब से अपनी उंगली से उस दीवार पर लाइन खींचता और अचानक वहाँ बड़े बड़े साइज की इमेज भागती हुई आती है, जिसे देख के सब बहुत डर जाते हैं। और वो देखते हैं कि सारी इमेज तो एक दरवाजे की दूसरी तरफ चली जाती है, पर उनमें से एक इमेज भागते हुए गिर जाती है और वो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ सच में एक लाश पड़ी है, जो कि साइज में इंसानों से काफ़ी बड़ी है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये इमेज क्या थी। जैसे हमारी दुनिया में सीसीटीवी कैमरे होते हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही ये एक रिकॉर्डेड फुटेज थी। और वो जो लाश वहाँ पड़ी है वो करीब करीब 2000 साल पुरानी है और इस लाश का सिर शायद दरवाजे के दूसरे तरफ है। फिर हम देखते हैं कि डेविड दीवारों पर लिखी भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस दरवाजे को खोल सके। डेविड एक काफ़ी एडवांस रोबोट है और उसे 200 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं। और फिर डेविड उस दरवाजे को खोल देता है और वहाँ सच में उस लाश का सिर पड़ा हुआ होता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलती है कि इतने सालों के बाद भी इस सिर के अवशेष सुरक्षित हैं। फिर सारे साइंटिस्ट देखते हैं कि कमरे में एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा बना हुआ है और दीवारों पर कलाकृति यानी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये सब देख के सारे बहुत चौंक जाते हैं और उस कमरे में ढेर सारे घड़े जैसा कुछ रखा है। फिर डॉक्टर शॉ देखती है कि पेंटिंग्स धीरे धीरे मेल्ट हो रही हैं। दरअसल इन लोगों के आने से इस कमरे के वातावरण में कुछ बदलाव आने लगा है। फिर डेविड देखता है कि एक घड़े में से काले रंग का कुछ लिक्विड जैसा निकल रहा है और वो उसे देख के बोलता है कि जीवन के लक्षण है। मतलब इस ग्रह पर जो लोग थे वो यहाँ पे और भी दूसरे तरह की प्रजाति बना रहे थे, जैसे उन्होंने इंसान को बनाया। फिर शिप से कैप्टन का मैसेज आता है कि एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। हम 15 मिनट में शिप का दरवाजा लॉक कर देंगे, आप सभी लोग तुरंत वहाँ से निकल जाओ। फिर डॉक्टर शॉ उस सिर को एक बैग में डाल के अपने साथ ले लेती है। दूसरी तरफ डेविड एक घड़े को अपने बैग में रख लेता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता है। उसके बाद सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं और तूफान भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो शिप के अंदर घुसने ही वाले होते हैं, तभी वो बैग नीचे गिर जाता है जिसमें उस एलियन का सिर है। डॉक्टर शॉ भाग के उस बैग को उठाती है, लेकिन तब तक तूफान वहां पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर शॉ दूर जाके गिरती है। फिर चार्ली डॉक्टर शॉ को बचाने जाता है, लेकिन वो दोनों तूफान की चपेट में फंस जाते हैं और तभी वहाँ डेविड आता है, जो दोनों को एक मजबूत केबल में बांध के शिप के अंदर ले आता है। उसके तुरंत बाद हमें पता चलता है कि 2 साइंटिस्ट उस गुफा में ही रह गए हैं। दरअसल वो रास्ता भटक गए थे और तूफान की अफरा तफरी में बाकी लोग उन्हें साथ मिलाना भूल गए। फिर शिप का कैप्टन उन दोनों साइंटिस्ट को बोलता है कि तूफान की वजह से हम तुम्हें अभी लेने नहीं आ सकते, इसीलिए हम सुबह तुम्हें लेने आएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस एलियन के सिर को स्कैन कर रहे हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर शॉ कहती है कि ये सिर नहीं, ये एक हेलमेट है। फिर डेविड उस हेलमेट को निकालता है जिसमें उस एलियन का सिर होता है। फिर वो उस सिर में एक इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उस सिर के सेल्स को करंट दे सकें। इंजेक्शन देते ही वो सिर जिंदा हो जाता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सिर फट जाता है। और फिर वो उस एलियन के डीएनए सैंपल को इंसान के डीएनए से मैच करते हैं और दोनों सैंपल एग्जैक्ट मैच हो जाते हैं। ये देख के डॉक्टर शॉ हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि हम इन्हीं के वंशज हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड उस घड़े को खोलता है जो वो अपने साथ उस पिरामिड से लेके आया था। उस घड़े में से 4 ट्यूब निकलते हैं जिसमें डीएनए होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसके ड्रिंक में उस डीएनए को मिला के चार्ली को पिला देता है। अब ऐसा डेविड इसलिए भी करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि एक दूसरी प्रजाति का डीएनए इंसान के शरीर पर क्या असर कर सकता है। और वो चार्ली से एक सवाल भी पूछता है कि आप अपने किसी मकसद को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चार्ली बोलता है कि मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रात में डॉक्टर शॉ और चार्ली, जो कि एक कपल है, वो आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो 2 साइंटिस्ट जो पिरामिड में हैं, उनको उस घड़े वाले कमरे में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिससे कि दोनों थोड़ा डर जाते हैं। फिर उस काले लिक्विड में से सफेद रंग का एक सांप जैसा जीव बाहर निकलता है। मतलब इसी काले लिक्विड में से इस जीव का जन्म हुआ है। ये देख के दोनों साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर तक तो वो जीव कुछ नहीं करता, लेकिन अचानक वो एक साइंटिस्ट के हाथ को जकड़ लेता है और वो उन दोनों को जान से मार देता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो अपने आँख में एक छोटे से जीव को देखता है। अब सुबह सारी टीम उस पिरामिड में वापस पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों साइंटिस्ट वहां मर चुके हैं। और एक दिन पहले जो स्कैनर उन्होंने छोड़ा था वो एक जगह रुका हुआ है क्योंकि दरवाजा बंद है। अब डेविड उस दरवाजे को खोल देता है
और अकेले ही उस कमरे में चला जाता है। वो कमरा कुछ अलग किस्म का होता है। वहाँ पे कुछ स्लीपिंग चेम्बर्स होते हैं और एक कुर्सी और कुछ बटन्स होते हैं। डेविड उनमें से कुछ बटन्स को दबाता है, तभी एक इमेज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे एक दिन पहले हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में डेविड देखता है कि कुछ एलियंस वहाँ आते हैं। उनमें से एक एलियन आके चेयर पर बैठ जाता है और कुछ बटन्स दबाता है जिससे कि पूरे ब्रह्मांड की इमेज वहाँ पे विजिबल हो जाती है। फिर वो देखता है कि स्लीपिंग चेम्बर में एक एलियन अभी भी सो रहा है और वो जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दिन पहले डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में उस एलियन डीएनए को मिला के पिला दिया था, जिसका रिएक्शन अब उस पे होने लगा है। और जब वो चार्ली को शिप पर वापस लेके आते हैं तब विकर्स वहीं गेट पे फायर गन लेके खड़ी रहती है ताकि वो उसको जला सके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शिप में चार्ली की वजह से इन्फेक्शन फैल जाए। और सारे लोग विकर्स को ऐसा करने से मना भी करते हैं। और तभी चार्ली विकर्स की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे जला डालो। अब चार्ली भी समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बच सकता और वो सबके लिए खतरा बन चुका है और फिर विकर्स उसको जला देती और डॉक्टर शॉ सदमे से वहीं बेहोश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविड डॉक्टर शॉ का चेकअप कर रहा है और वो उनसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये सुन के डॉक्टर शॉ घबरा जाती है क्योंकि डॉक्टर शॉ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती और उन्होंने एक दिन पहले ही डॉक्टर चार्ली के साथ संबंध बनाया था, तो उनके पेट में 3 महीने का गर्भ होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविड ने जो डीएनए डॉक्टर चार्ली के ड्रिंक में मिलाया था, ये सब उसी का परिणाम होता है। फिर डॉक्टर शॉ कहती है कि मुझे अभी इसको अपने पेट से बाहर निकालना है, लेकिन डेविड बोलता है कि इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप स्लीपिंग चेम्बर में सो जाइए, पृथ्वी पे पहुँचने के बाद इसका इलाज संभव है। और तभी डॉक्टर शॉ को जोर से दर्द होता है और डेविड उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। फिर 2 साइंटिस्ट उन्हें स्लीपिंग चेम्बर में सुलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर शॉ लड़ झगड़ के जैसे तैसे वहां से भाग जाती है और वो भाग के एक कैबिन में पहुंचती है जहां पे एक हाईली एडवांस्ड मशीन होती है जो हर तरह के ऑपरेशन के लिए बनी है। फिर वो अपना सिजेरियन ऑपरेशन शुरू करती हैं जिससे कि उन्हें काफी दर्द होता है और फिर उनके पेट में से एक कीड़ा निकलता है और वो अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। उसके बाद डॉक्टर शॉ देखती है कि व्हील चेयर पे एक काफी बूढ़ा आदमी बैठा है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आदमी है कौन। दरअसल ये वो आदमी है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है और ये लड़की जो इनके बगल में खड़ी है ये इस आदमी की बेटी भी है। लेकिन मूवी की शुरुआत में ये होलोग्राफिक वीडियो में सभी साइंटिस्ट को बोलता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन ये इतने वक्त से इसी शिप में स्लीपिंग चेम्बर में सो रहा था। ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि इस आदमी की उम्र 100 साल है और पृथ्वी पर डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली इसे यकीन दिलाते हैं कि अगर हमने अपने बनाने वाले को ढूंढ लिया तो ये हमें बचा भी सकते हैं और हमारी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से ये आदमी यहाँ तक इनके साथ आया। लेकिन डॉक्टर शॉ बताती है कि उनमें से सारे एलियन मर चुके हैं। फिर डेविड बोलता है कि नहीं, एक अभी भी जिंदा है और वो स्लीपिंग चेम्बर में है। अब वो सारे के सारे पिरामिड में वापस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। फिर एक आदमी जो इस शिप का पायलट है वो डॉक्टर शॉ के पास आता है और उनसे बोलता है कि ये उन एलियंस का घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ वो विनाश के हथियार बना रहे थे। शायद ये एक मिलिट्री हो और उन्होंने ये सब रिसर्च यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो जैविक हथियार अपने ही ग्रह पर बनाते। वो कहता है कि उन घड़ों में एलियन जीव भरे हुए हैं, उन्होंने इन जीव को बनाया और वो जीव बाहर निकल आए और उन्हीं के खात्मे का कारण बन गए और अब हमें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शॉ कहती है कि उनमें से अभी भी एक एलियन जिंदा है। फिर डॉक्टर शॉ और उनकी पूरी टीम फिर से उस पिरामिड में पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ शिप का पायलट और उसके को पायलट्स उस पिरामिड के स्कैन को पूरा कर लेते हैं और वो तीनों देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई पिरामिड नहीं बल्कि एक स्पेसशिप होता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां वो एलियन स्लीपिंग चेम्बर में सोया है। फिर डेविड बोलता है कि वो एलियंस कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर शॉ पूछती है कि वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर डेविड बोलता है कि पृथ्वी पर। डॉक्टर शॉ पूछती है कि मगर क्यों। फिर डेविड बोलता है कि नई रचना से पहले पुरानी का खत्म होना बहुत जरूरी है, मतलब वो पृथ्वी को खत्म करने जा रहे थे। फिर डेविड उस एलियन को जगा देता है और वो बूढ़ा आदमी डेविड से बोलता है कि इससे बात करो, क्योंकि डेविड को बहुत सी भाषाएं आती है। डेविड उस एलियन से कुछ बोलता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और वो डेविड का सिर उखाड़ देता है और वहाँ सबको मार देता है। लेकिन डॉक्टर शॉ वहाँ से भाग जाती है और फिर वो एलियन अपनी स्पेसशिप में बैठकर टेक ऑफ की तैयारी करने लगता है। डॉक्टर शॉ अपने पायलट से बोलती है कि ये स्पेसशिप टेक ऑफ होने वाला है, तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन पायलट बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
हम वापस अपने घर जा रहे हैं। फिर डॉक्टर शॉ बोलती है कि अगर तुमने इस स्पेसशिप को यहाँ से टेक ऑफ होने दिया तो वापस जाने के लिए कोई घर बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये शिप पृथ्वी की तरफ जा रहा है उसका विनाश करने के लिए। और फिर जब उस एलियन का शिप हवा में होता है तब तीनों पायलट्स भी अपना शिप हवा में ले जाके उस शिप से टकरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर शॉ को छोड़ के सब वहाँ पे मर जाते हैं। फिर डॉक्टर शॉ को शिप में से कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि जो कीड़ा उनके पेट में से निकला था अब वो बहुत बड़ा जानवर बन चुका। तभी उनको वायरलेस पर डेविड की आवाज आती है कि वो एलियन अभी भी जिंदा है और आपकी तरफ आ रहा है। डेविड एक रोबोट है, इसीलिए सिर धड़ से अलग होने के बाद भी वो बात कर सकता है। फिर वो एलियन डॉक्टर शॉ पे हमला कर देता है और डॉक्टर शॉ उस दरवाजे को अनलॉक कर देती है जिसमें वो जानवर है, और वो जानवर उस एलियन को जकड़ के जान से मार देता है। उसके बाद डेविड बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ और भी शिप हैं और मैं उन्हें चला सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर शॉ बोलती है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, मैं उस ग्रह पर जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियन आए थे। डेविड बोलता है कि मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ जाके क्या हासिल करना चाहती हैं? डॉक्टर शॉ बोलती है कि उन्होंने हमें बनाया, फिर हमें मारने की कोशिश की, मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। उसके बाद वो डेविड और उसकी बॉडी को दूसरे एलियन शिप पर ले जाती है और वो दोनों उस ग्रह से उन एलियन के ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो एलियन वहाँ मरा हुआ है उसके पेट को फाड़ कर एक जानवर बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बना है और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।